अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी के कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। एपी में माओ नवाजों के मसले पर पुलिस की नजर, दोनों तेलुगु रियासतों के डीजीपीज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद को महफूज शहर बनाया जाएगा, डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा ने जाहिर किया आज़म। वज़ीर आला केसीआर ने किया वरंगल का दौरा, शहर की तरक्की के सिलसिले में जिला के आला ओहदेदारों से किया तबादला ख्याल। तेलंगाना में जारी है सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में हो रहा है मुसलसल इजाफा, सर्दी के सबब अब तक 9 अफराद की मौत की है खबर। मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी के लिए आलमी मसाबकती निजाम जरूरी, अरुण जेटली का बयान। लापता तैयारे के जावा समंदर में गिरकर तबाह हो जाने के हैं इम्कानात, इंडोनेशिया के हुक्काम ने जाहिर किया खदशा। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर डीजीपी अनुराग शर्मा ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए डीजीपी अनुराग शर्मा ने कहा कि रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पूरा अमन है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को महफूज शहर बनाना पुलिस का मकसद है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पुलिस महकमे की तरक्की और रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल की बरकरारी के लिए संजीदा हैं और इस पर वो खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। डीजीपी ने मजीद बताया कि रियासत में खवातीन की सलामती के लिए पुलिस की तरफ से खुसूसी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में हेल्प डेस्क के अलावा शी टीमों को भी तश्कील दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस्लामिक स्टेट तंजीम में शामिल होने से रोकने के लिए तुलबा को उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग की जा रही है। डीजीपी ने साल 2014 में महकमे पुलिस की कारकर्दगी को इत्मीनान बख्श करार दिया। The amount that has been involved in these offences have gone up substantially. Last year it was 343.71 crores, which has gone up to 1400 crores this year, which is a substantial amount, which simply shows that how much economic activity is being misused by the culprits. Cyber crimes, which is a new area. మీరు లాస్ట్ ఇప్పుడు చూసింటారు, సైబర్ క్రైమ్ కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూనే ఉన్నది. దీనికి రీజన్స్ ఇట్ హస్ గోన్ అప్ బై 85%. రీజన్స్ మీరు అంటారు తప్పకుండా, సో అందుకే చెప్తున్నాను దట్ ఇంతకు ముందు చిన్న చిన్న కేసెస్ మేము రిజిస్టర్ చేయకపోయాం. లైక్ సంబడీ సెండింగ్ యూ an SMS, అబ్యూజివ్ SMS, ఫేస్బుక్ లో ఏమైనా రాస్తే అటువంటి కేసెస్ కూడా now we are registering because we have strengthened our cybercrime wings, and all such cases which are coming to notice are being registered and taken up for investigation. So still lot of work is to be done, and definitely our technology use చేసుకొని మేము ఈ cyber crimes మీద కూడా కంట్రోల్ చేస్తాము। तेलंगाना के जिले खम्मम में पुलिस और माओ नवाजों के दरमियान फायरिंग की खबर सामने आई है, ताहम इसमें किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। खम्मम के सत्यनारायणपुरम में माओ नवाजों ने BSNL के टावर को उड़ाने की कोशिश की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस को देखते ही माओ नवाजों ने फायरिंग कर दी। तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही इस फायरिंग के बाद माओ नवाज वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। आंध्र प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर डीजीपी ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। आंध्र प्रदेश के डीजीपी रामडू ने विजयवाड़ा में मीडिया से बात की। रामडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश में माओवादियों के मसले पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने 71 माओ नवाजों को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर कई माओवादियों ने खुद सुपुर्दगी की है। उन्होंने कहा कि माओ नवाजों की सरगर्मियों को रोकने के लिए किए गए इक़दामात के बेहतर नतायज सामने आ रहे हैं। కలగకుండా వీలైనంత వరకు చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయి చేశారనే విషయం మీరందరికీ తెలుసు.
పోలీసు కూడా మా వంతుగా మేము ఇమ్మీడియట్ గా రియాక్ట్ కావడం జరిగింది. మన సైక్లోన్ వచ్చి ఆగిపోతానే 24 hours లోనే మేము లోకల్ కమ్యూనికేషన్ రిస్టోర్ చేయడము, తర్వాత రోడ్స్, ముఖ్యంగా రోడ్స్ అన్ని చెట్లన్నీ మొత్తం మీకు తెలిసి పడిపోయి అడ్డం ఉండేటివి అవన్నీ కూడా కట్ చేసి వాటిని రిమూవ్ చేసి కనీసం ఆ రోడ్స్ రిస్టోర్ చేయగలిగాము. తర్వాత మిగతా విషయాల్లో కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మా వంతు మేము ఈ ప్రభుత్వం చేసిన ఎఫర్ట్స్లో పంచుకోగలిగాము. అనదర్ మేజర్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ దట్ ఈసారి మీకు తెలుసు గవర్నమెంట్ ఈ రెడ్ శాండర్స్ స్మగ్లింగ్ చాలా సీరియస్ తీసుకుంది. ఎందుకంటే రెడ్ శాండర్స్ అనేది ప్రపంచంలో మరెక్కడా దొరకదు, మన శేషాచలం అడవుల్లో తప్ప ప్రపంచంలో రెడ్ శాండర్స్ ఎక్కడా దొరకవు. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज वरंगल का दौरा करते हुए टेक्सटाइल पार्क, सनती राहदारी, आउटर रिंग रोड, कालोजी हेल्थ यूनिवर्सिटी के अलावा वरंगल शहर की तरक्की के सिलसिले में जिले के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनअक्कद किया. जिले के मुताबिक वजीर आला ने आउटर रिंग रोड की तजवीज को हरी झंडी भी दे दी है. उन्होंने वरंगल की तरक्की के लिए ओहदेदारों को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी. वजीर आला ने सड़कों की तामीर के साथ साथ फ्लाईओवर्स की तामीर की तजवीज पर भी काम करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया. वजीर आला के हमरा नायब वजीर आला डॉक्टर राजैया, स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी, पार्लिमानी सेक्रेटरी विनय भास्कर और जिला कलेक्टर के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे. वजीर आला केसीआर 4 और 5 जनवरी को दिल्ली का 2 रोजा दौरा करेंगे. जिला नलगुंडा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कयाम के लिए मरकजी वजारत माहौलियात की मंजूरी के सिलसिले में वो नुमाइंदगी करेंगे. चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत में मरकजी वजीर माहौलियात व जंगलात प्रकाश जावड़ेकर के अलावा दीगर वज़रा से भी मुलाकात करेंगे. नलगुंडा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए वजारत माहौलियात की मंजूरी के सिलसिले में तेलंगाना के महकमे जंगलात और महकमे बिजली की जानिब से तजावीज तैयार कर ली गई हैं. तेलंगाना के नायब वजीर आला राजैया ने पीर की सुबह जिला करीमनगर के गोदावरी खनी में वाक़ सरकारी अस्पताल का अचानक मुआयना किया. उन्होंने इस मौके पर अस्पताल में मरीजों को दी जा रही इलाज की सहूलतों की तफसीलात हासिल की और डॉक्टर से तबादले ख्याल भी किया. इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा होता देखा जा रहा है. तेलंगाना में सर्दी के सबब अब तक 9 अफराद की मौत की खबर है. रात के दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री का इजाफा हुआ है. कोहरे के सबब आम जिंदगी पर भी असर पड़ा है. शुमाली हिंद से आने वाली सर्द हवाओं के सबब जनूबी हिंद में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होने का अंदेशा है. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन खातरी से उर्दू टीवी के नुमाइंदे इनायत अली ने खुसूसी बातचीत की. इस बातचीत में डॉक्टर मतीन ने कहा कि बेरोजगारों को मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा और यहाँ किसी सिफारिश और दबाव को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अक़लियतों को फिलहाल 4% और दीगर तबकात को हुकूमत के मंजूर करदा तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक ही मुलाज़मतें फराहम की जाएंगी. पहली बात यह कि अखबारात के जरिए बात बताई जा रही कि 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जॉब्स के लिए ये ग्रुप 1 से ग्रुप 4 तक आने वाला है. ये बात थोड़ा दुरुस्त नहीं है. इसके लिए कुछ वक्त लगेगा. हमारे पास अभी हमारे ऑफिस में स्टाफ ही नहीं है और अभी इत्तला ये मिली कि 121 जो तेलंगाना का स्टाफ था वो 1 जनवरी से हमको दिया जा रहा है. और हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से है कि 441 ये पर्सनस की यहाँ ज़रूरत है. 441 आदमियों की उनको ज़रूरत है. वो आदमी हमको प्रोवाइड किए जाए, इसलिए कि काम बहुत ज़्यादा है. और जैसे इत्तलात मुख्तलिफ ज़राए से मिली है कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो जो है उसको फिल करना है. दूसरी बात यह कि हमारे चेयरमैन चक्रपाणी साहब, हमारी पूरी कमेटी, हम लोग जो है मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्शन करेंगे. जहाँ तक रिजर्वेशन का मामला है, गवर्नमेंट के जो डायरेक्टिव्स है, जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए जो 4% रिजर्वेशन, दूसरों के लिए ST SC के लिए जो रिजर्वेशन है, दूसरे BC कैटेगरीज के जो रिजर्वेशन छोड़ के जितने पोस्ट ओपन कैटेगरी के होंगे उसमें हम जो है किसी प्रेशर को कबूल नहीं करेंगे और किसी के रिकमेंड को नहीं सुनेंगे. हम मेरिट की बुनियाद पर उसको फिल करेंगे.
मरकजी वजीर व तेलुगु देशम लीडर सुजाना चौधरी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत के दर्जे के मसले पर जनवरी में वजाहत सामने आ जाएगी। उन्होंने विजयवाड़ा के एलबी पेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के सिलसिले में 10 जनवरी को आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, मरकजी वज़रा और दीगर आला अफसरों के साथ मीटिंग मुनाक़द की जाएंगी। तेलंगाना विद्यार्थी निरुद्योगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के रूबरू केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारे और एहतजाज किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नई मुलाजिमतों पर तकर्रुरात में ताखीर के खिलाफ एहतजाज कर रही कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि जल्द अज जल्द तेलंगाना के बेरोजगारों को मुलाजमत फराहम करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు నింపుతామని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీ సాక్షిగా 1,00,000 ఉద్యోగాలు నింపుతామని ఈరోజు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈరోజు చక్రపాణి గారు మరో 6 నెలల తర్వాత ఈరోజు ఉద్యోగాలు నింపుతామని ఈరోజు మరోసారి విద్యార్థులను మోసం చేయడం జరుగుతుంది। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈరోజు చక్రపాణి గారు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాము। ఈరోజు అనేక మంది విద్యార్థులు ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈరోజు క్రియాశీలంగా పాల్గొని ఈరోజు ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఈరోజు త్యాగాలు ఈరోజు విద్యార్థులు అయితే భోగాలు ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఈరోజు కొంతమంది ఈరోజు భోగాలు అనుభవిస్తున్నారు। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स पोस्टल डिपार्टमेंट के चौकीदार बी कृष्णा की आज सुबह 10 बजे अचानक मौत वाक़ई हो गई। बी कृष्णा पिछले 24 सालों से यहां मुलाजमत कर रहे थे। बाद में उन्हें एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। खबर है कि बी कृष्णा की मौत हार्ट अटैक से वाक़ई हुई है। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। बेंगलुरु धमाके को लेकर आज पीर को दिल्ली और कर्नाटक दोनों जगह आला सतही मीटिंगें हुई। दिल्ली में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और दीगर सीनियर हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद कहा कि फिलहाल NIA को धमाके की तफ्तीश सौंपने का फैसला नहीं लिया गया है और अगर जरूरत पड़ी तभी NIA को तहकीकात सौंपी जाएगी। राजनाथ सिंह ने कर्नाटक हुकूमत से बेंगलुरु में तमाम अहम मुकामात पर CCTV लगाने को भी कहा है। वाज़ेह है कि इतवार की रात करीब 8:30 बजे बेंगलुरु के चर्च स्ट्रीट इलाके में हुए धमाके में एक खातून की मौत हो गई थी, जबकि दीगर 3 अफराद जख्मी भी हो गए थे। मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहूंगा कि बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में CCTV कैमरे जल्दी से जल्दी वो लगाए जाने चाहिए और उस संबंध में हमारे कर्नाटक के 2 सीनियर मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के श्री अनंत कुमार जी और श्री सदानंद जी गौड़ा हमारे लॉ मिनिस्टर, ये दोनों लोग आज मिले थे और पूरे घटना की जानकारी इन लोगों ने दी और सदानंद जी गौड़ा स्वयं भी मौके पर वहां गए थे और जो संबंधित जानकारी थी उसको उन्होंने दी है। मैंने इन लोगों को भी, दोनों लोगों को आश्वस्त किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस भी प्रकार के असिस्टेंस की आवश्यकता होगी वह असिस्टेंस देने को हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन मैं पुनः स्टेट गवर्नमेंट से ही अपील करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी CCTV कैमरे वहां पर बेंगलुरु में लगाए जाने चाहिए। यदि NIA जांच की आवश्यकता होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट NIA द्वारा भी वहां के इस बेंगलुरु के ब्लास्ट की जांच कराएगी। बेंगलुरु की जो घटना हुई है उसके संबंध में और साथ ही साथ जो असम में आज के 4-5 दिनों पहले जो घटना घटित हुई, इसके संबंध में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक की है 1 घंटे की, जिसमें कि NSA, DIB, रॉ के चीफ, होम सेक्रेटरी और मेरे GIC के चेयरमैन, ये सब सारे लोग इसमें मौजूद थे। It's the most unfortunate incident. We never expected this. And after Mehdi is arrested, we have alerted the police and we have tightened up the security also. Despite the security is tightened up, the incident has taken place. But police people are investigating it. We have to be careful, we have to be alert everywhere. We cannot say which district, where the thing and all. These people are
These are anti-national activities, and they wanted to terrorize. That's what they like. They wanted to create panic. That's what they think. And we should prepare to face them. And the only request for the public is not to be panic and be alert also. Any suspected items, all these things, you have to be careful and inform the police immediately. We take it. We'd been to a dinner in this hotel called Coconut Grove, and when we came out, we were just standing there, a few of us talking, and we noticed this loud noise, and suddenly we saw a lady collapsing on the ground, and we could make out it's a bomb blast. And you didn't realize your own injury then? And we could. Unfortunately, we could not go there to help that lady. Okay. So the shrapnels hit my leg and my friend Sandeep's leg. So that's when we thought something's wrong. We could notice it was not a cracker. Certainly it was not a cracker, and of course it was not something like an LPG blast, but when those shrapnels fell all over us, and we could make out it was a bomb blast. From the bomb blast area, the epicenter, we were hardly about 3 or 4 feet. There are so many outfits operating. The SIMI, the IS, right-wing French, people who are disgruntled. So one cannot immediately within 12 hours or 14 hours point out. The investigation agency has to do it. But any analyst will tell you that it is very sad that this bomb was put into a white cloth, kept outside a restaurant called Coconut Grove, and Bangalore is humming with restaurants. The people of Bangalore are used to life. It's the end of the year. There will be revelry in this country. The economy of the country has improved. So we have to now become very careful. If you see something suspicious, ring up. There's a multi-action center, MAC. I believe the telephone number is there. You ring up, the police numbers are there, so that we can avoid such incidents. Okay, CCTV camera was there, whether it was working, how good the footage is, because it took 1 hour by automatic timing or by a mobile phone by which it blasted. So we'll have to point out what type of person did this without immediately naming somebody without evidence. The government agencies are still investigating. It is early to say, who is behind it. But all indication shows, that it is one of those typical IDs, used earlier by Indian Mujahideen. And the place also suggests, that no other than Indian Mujahideen, because they have been consistently targeting the mega cities of India, which are the business hub of this country. आतंकवादी हमको ऐसा लगता है कि वो निराश हो गए हैं जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ एक पाकिस्तानी सरकार और वहाँ की सेना ने एक पहल की है और उससे वो घबरा गए हैं और उनको लग रहा है कि कहीं भी उनको शरण अब मिल नहीं पाएगा और इसलिए वो हिंदुस्तान में भी भारत में भी इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं करके वो समझते हैं कि हम अपना महत्व बनाए रहेंगे, अपना इम्पोर्टेंस बनाए रहेंगे, अपना अस्तित्व बचा लेंगे, लेकिन वे भारत में आतंकवादी ज्यादा अपना हाथ पैर फैला सकेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है. The incidents of terror are occurring in Bangalore repeatedly. Over the last few years, we have seen such incidents happen at some frequency, regular frequency. And there are some terror modules also that have been busted recently in Bangalore. I think there is an impression, I think that cannot be wished away, that Congress ruled states are soft on terror and they do not act against terror modules, and then they allow such negligence to cause a havoc for the people of the state. We certainly demand that the state government of Karnataka takes all appropriate measures and prevents occurrence of such events in future. The Union Home Minister has talked to the Karnataka Chief Minister and assured all cooperation, and law and order is a state subject, and we expect them to take the challenge of terror seriously. It's a matter of great pain that one woman from Chennai who had come for holidaying in Bangalore was killed today
by a IED explosion that took place in one of the upmarket places in Bangalore. Definitely the police and the law is doing its duty, but a strong message has been sent out to all the organizations that no kind of inhuman activity or no kind of terror activity would be tolerated by the Indian government. And the Indian government will take strong action to see to it that such organizations are wiped out. We are seeing this example as far as the Bodo militants are concerned, and taking cue from it, every militant organization, every terrorist organization of India should in fact learn their own lessons. के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस है उसके सामने भी सवालिया निशान खड़ा होता है, और अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वो गिरफ्तार हो तो पता चले कि सच्चाई क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि कर्नाटका की सरकार जल्द अज जल्द गुनाहगारों को पकड़ेगी, सच्चाई का पता लगाएगी और उनको सख्त सजा दिलाएगी। बेंगलुरु में कल रात होने वाले बम धमाके के बाद मुल्क की इख्तिसादी राजधानी मुंबई में और दीगर इलाकों में कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने बताया कि शहर की सलामती का इंतजाम सख्त कर दिया गया है, साथ ही चौकसी भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि रात भर पुलिस गश्त करती रही और शहर भर में नाकेबंदी की जा रही है। वजीर खजाना अरुण जेटली ने पीर को सनती पॉलिसी और अफजोद की महकमे की तरफ से मेक इन इंडिया पर मुनक़दा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरमायाकारी को राग़िब करने और उसको तेज रफ्तारी देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इसके लिए हिंदुस्तान टैक्स निज़ाम, बैनुल अक़वामी मुसाफ़क़ती और तहवील अराज़ी कानून का आसान होना जरूरी है। उन्होंने मजीद बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी हिंदुस्तानी इक़्तिसादी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में ये चैलेंज से भरपूर हालत में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में शदीद ठंड के दौरान सुबह से ही यहां गहरा कोहरा दिखाई दिया। यहां पिछले कई रोज से रेल, सड़क और फिजाई आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हो रही है। शदीद सर्दी की वजह से रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 30 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इस सर्दी ने अब तक 180 लोगों की जान ले ली है। दूसरी जानिब बुलंदशहर में आज गहरी धुंध की वजह से जिले के कोरजा इलाके में 20 के करीब गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गईं, जिसमें कम से कम 25 अफराद जख्मी हो गए। उनमें से 14 बुरी तरह मजरूह हुए हैं। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली आमिर खान की फिल्म पीके के खिलाफ मुसलसल हंगामा किया जा रहा है। आज भी मुल्क के कई शहरों में फिल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल और अहमदाबाद में पीके की मुखालिफत में बजरंग दल के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और फसाद मचाया। बजरंग दल के कारकुनों का इल्जाम है कि फिल्म में हिंदू मजहब का मजाक उड़ाया गया है। यही नहीं, योगा गुरु बाबा रामदेव भी फिल्म की मुखालिफत में सामने आ गए हैं। इस दौरान आमिर खान का कहना है कि इस फिल्म में काम करने वाले 99% अदाकार हिंदू हैं, लेकिन उन्हें इस फिल्म से कोई एतराज नहीं है। इसमें एक सिटी गोल्ड सिनेमा है, दूसरा शिव सिनेमा है। उसमें पीके मूवी को लेकर और कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है और इन लोगों का फुटेज भी आया है, फुटेज भी है और फुटेज का जो है हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बेस पे जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कड़क और कायदेसर की कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह और भी जितने भी सिनेमाज हैं सभी जगह पर पुलिस का बंदोबस्त रखा गया है। हर जगह सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी और ये भी रखे गए हैं और इवन जो सिनेमा वाले हैं उनको भी बोला गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आप लोग अपनी मूवी भी जारी रखें और जो भी लोग कोई भी इलीगल एक्टिविटी यदि कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस और कानून कड़क से कड़क जो है कि उनके खिलाफ में कायदेसर की कार्रवाई करके पगला ली जाएगी। बड़े पैमाने में हम देख रहे हैं नुकसान हुआ। इसमें जो इनका जो दोनों सिनेमा है उनके सामने वाला जो विंडो है, जो बॉक्स वाला जो विंडो है उसमें नुकसान हुआ है और पुलिस का जो है ना बंदोबस्त यहाँ भी रखा गया है, दूसरी जगह भी पुलिस का बंदोबस्त रखा गया है
और जो प्राथमिक जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये लोग जो हैं 40 से 50 की संख्या में ये तादाद। दूसरी जानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री अब आमिर खान और पीके के डायरेक्टर राजू हिरानी के साथ खड़े हो गए हैं। पीके पिक्चर में हिंदू धर्म के ऊपर कीचड़ उछाला गया है, भगवान शिव जी का अपमान किया गया है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है और स्वयं ये जो आमिर खान है, यहाँ पर हमारे बैनर पे आप देखोगे तो आतंकवादियों के साथ उसका फोटो है, आतंकवादियों से मिला हुआ है। सत्य में वो जयते के नाम पर भारत से पैसा इकट्ठा करता है। ईसाई और इस्लाम धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी कहने या करने से पहले 100 बार सोचता है। हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, कुछ भी दिखा देता है। ये बहुत ही शर्मनाक है और ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए समाज में और ऐसी फिल्मों का भी बहिष्कार होना चाहिए। और ये लोग भूल जाते हैं हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू साधु संतों के बारे में अनादर करना, उनका अपमान करना, ये जो तथाकथित जो प्रसिद्ध लोग हैं उनका एक ये शौक हो गया है, ये ठीक नहीं। वर्ल्ड में ईसाई और मुसलमान तो अल्पसंख्यक नहीं हो तो बहुसंख्यक है, लेकिन वो वर्ल्ड में भी संगठित है और भारत में भी। हिंदुओं को कम से कम अपने धर्म, संस्कृति, परंपराओं पर जब कोई बात आए तो संगठित होना चाहिए। नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरों पर। लापता हो जाने वाले मुसाफिर तैयारे के जावा समंदर में गिरकर तबाह हो जाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इंडोनेशिया के हुकाम ने कहा है कि 24 घंटे पहले लापता हो जाने वाले मुसाफिर तैयारे की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। इंडोनेशिया की सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह का कहना है कि लापता तैयारे का मलबा मुमकिन तौर पर ज़ेरे समंदर हो सकता है। एक दिन पहले अंधेरे की वजह से आर्जी तौर पर तैयारे की तलाश के लिए जारी तमाम तर सरगर्मियां रोक देने का ऐलान किया गया था। इस तैयारे पर जुमला 162 अफराद सवार थे। इंडोनेशिया के नायब सदर यूसुफ काला ने भी खदशा जाहिर किया है कि लापता तैयारा मुमकिन तौर पर तबाह हो गया होगा। अलबत्ता ताहाल इस सिलसिले में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुंबई हमला केस के अहम मुल्जिम ज़कीउर रहमान लखवी की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस नूरुल हक कुरैशी ने मुंबई हमला केस के मरकजी मुल्जिम ज़कीउर रहमान लखवी की नजरबंदी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। ज़कीउर रहमान लखवी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर की थी, लेकिन इंतजामिया ने उन्हें 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिया, जिससे उनकी आज़ादी सल्ब हो गई। लखवी के वकील के मुताबिक जमानत की मंजूरी के बाद उनकी नजरबंदी गैर कानूनी है। Lakhvi's release clearly indicates that Pakistan's fight against terror is still selective, and it still believes in the concept of a good Taliban, bad Taliban, irrespective of what General Raheel Sharif says or the government says. The government is still selective as far as fighting the terror is concerned, and it is taking its own time and its own choice, making its own choice as far as dealing with the terrorists is concerned. This is the law of the land. What they have done is, they have done. What you have to do, we have to do. In fact, India just cannot go long on and on and on, berating Pakistan law of position and Pakistan law procedures. They may be trying to cover him up. They may be trying to, save him. That's okay. What are we trying to do? The public wants to know about India. What are we all about? That we can't answer. I mean, this is showing a pathetic, helpless condition of a country, which we are not. It was expected. The judiciary is scared. The judges are scared. The civilian leadership scared. The public is also scared. Government, civil government is also scared, and they don't want to take very serious action against these terrorists. And especially because they are good terrorists. They have said so. They are not harming, they are benefiting us, and they are fighting a proxy war against India and against the Shia communities in Pakistan itself. So this is nothing new.
And Indian government must understand this strategy of the Pakistan government. And this is high time they and since Pakistan is a failed state now, it is totally failed state, and I'm confident the Pakistan government is going to suffer very soon in a big way with all these kind of activities, as they will not be able to control these terrorists inside their own territory. The manner in which the Pakistan government has failed to ensure that Lakhvi remains in detention, and the manner in which he was allowed to secure bail earlier in 2611 case goes to show that Pakistan is still not serious and sincere about fighting terror. Very sorry state of affair in Pakistan. Pakistan recently had committed that it would take on terrorism. It would fight against terrorism. Is this the way it wants to fight against terrorism? By releasing Zakir Rahman Lakhvi, the mastermind of 2611 attacks? Pakistan is again distinguishing between good terrorism and bad terrorism. Terrorism which attacked its neighboring state appears to be good terrorism for Pakistan. This is not the way Pakistan can eliminate terrorism on its soil. Pakistan needs to learn its lessons. Small children had died on its soil. Is this the way they are paying homage towards their children? पाकिस्तान के साथ वार्ता का जो सिलसिला बंद हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, उसे शुरू होना चाहिए। और वहां तो लकवी हो गए या इस तरह के एलिमेंट्स है। अब ये बॉम्बे ब्लास्ट का आदमी है, लेकिन पाकिस्तान में परिस्थिति ऐसी है कि उनके ऊपर पक्की कार्रवाई नहीं होती। हम ये मानेंगे कि पाकिस्तान को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आतंक कितना फैलता है। वो हिंदुस्तान का मुजरिम है, ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है। तमाम सबूत हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे चुका है। इसके बावजूद अगर जमानत होती है और ऐसे मौके पर जबकि एक बड़ा आतंकी हमला उनके यहाँ होके चुका है, सैकड़ों बच्चे मारे गए, इसके बाद भी अगर पाकिस्तान सबक सीखने को तैयार नहीं है तो इसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे। यूनान से इटली जाने वाली एक कश्ती में आग लग जाने के वाक़े के 2 दिन बाद भी खबर है कि इस पर अब भी 200 से ज्यादा अफराद फंसे हुए हैं। धुएं से भरी हुई इस कश्ती पर सवार 478 में से अब तक 251 अफराद को निकाला जा चुका है, जबकि बाकी अफराद को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। बताया गया है कि ज्यादातर अफराद को हेलीकॉप्टरों के जरिए इस कश्ती से उठाकर आसपास मौजूद कश्तियों तक पहुंचाया गया है। अफगानिस्तान में नेटो मिशन की तकमील के हवाले से अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मिशन की तकमील को एक तारीखी संग-ए-मेल करार दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी तारीख की सबसे लंबी जंग एक जिम्मेदाराना इख्तिताम की जानिब पहुंच रही है। ओबामा ने गुज़िश्ता 13 वर्षों में अफगानिस्तान में हलाक होने वाले 2200 अमेरिकियों को खिराज भी पेश किया। ओबामा के मुताबिक अभी अफगानिस्तान की अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज को चैलेंजेस का सामना है और वह यकीनी तौर पर अपनी कुर्बानियों से मुल्क की दिफा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दूसरी जानिब ओबामा के नाक़िदीन का भी कहना है कि मिशन का इख्तिताम क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि तालिबान मज़ाहमतकारों की मुसल्लह सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। एपी में माओवादियों के मसले पर पुलिस की नजर, दोनों तेलुगु रियासतों के डीजीपीज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद को महफूज शहर बनाया जाएगा, डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा ने जाहिर किया आज़म। वज़ीर आला केसीआर ने किया वरंगल का दौरा, शहर की तरक्की के सिलसिले में जिला के आला ओहदेदारों से किया तबादला ख्याल। तेलंगाना में जारी है सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में हो रहा है मुसलसल इजाफा। सर्दी के सबब अब तक 9 अफराद की मौत की है खबर। मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी के लिए आलमी मसाबकती निजाम जरूरी, अरुण जेटली का बयान। लापता तैयारे के जावा समंदर में गिरकर तबाह हो जाने के हैं इम्कानात, इंडोनेशिया के हुक्काम ने जाहिर किया खदशा।
ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन खबरों का हाल जानने के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।